आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सरोमण यादव। मैं वीडियो लेकर आया हूं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की ये तीसरी वीडियो होगी। आइए फटाफट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। तो मैं बात कर रहा हूँ न्यायालय में प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के बारे में, जो कि मेडिकल एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र, जांच प्रमाण पत्र, मृत्युकालीन कथन, शव परीक्षण रिपोर्ट या जो भी न्यायालय में दस्तावेज के रूप में उपस्थित है, जो मेडिकल ऑफिसर ने दस्तावेज के रूप में दिया है विवेचक को और जो विवेचक ने पत्रावली में लगाया है, उसको चिकित्सक अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए देख सकता है। यह अधिकार देता है सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट। इसी मामले में यदि जो चिकित्सक है वो विदेश चला गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है या वो चल फिर नहीं सकता है, न्यायालय तक आने में असमर्थ है या इतनी दूर है कि वो आ नहीं सकता है या कि कोई बीमारी है जिसके कारण वो न्यायालय नहीं आ सकता है या किसी बीमारी के कारण वो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, तो इस मामले में अन्य कोई व्यक्ति जिसने उसके साथ काम किया है, उस चिकित्सक के साथ उस व्यक्ति ने काम किया है, उस चिकित्सक के हस्ताक्षर को वह व्यक्ति पहचानता है या फिर दस्तावेज लिखते समय उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर को देखा है, तो उस व्यक्ति को साक्ष्य के लिए न्यायालय की अनुमति से बुलाया जा सकता है और दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्रह किया जाएगा। जो दस्तावेज वो सबमिट करता है, जिन दस्तावेजों के बारे में ऐसा व्यक्ति बताता है, उसे न्यायालय सबमिट करेगी साक्ष्य पर। विशेषज्ञ की कोई भी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा। विशेषज्ञ का कार्य है कि वो राय दे न्यायालय को, न्यायालय उसकी राय को एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है, ये न्यायालय का काम है। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि विशेषज्ञ की राय को न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो फिर वो विशेषज्ञ की राय नहीं, वो न्यायालय की राय हो जाती है। तो न्यायालय की राय बन जाती है वो राय, अगर न्यायालय विशेषज्ञ की राय को एक्सेप्ट कर लेता है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक निश्चित विज्ञान नहीं है। वास्तव में डॉक्टर के लिए यथार्थ के साथ कोई बात कह पाना इन मामलों में जैसे बहुत कठिन हो जाता है। इसे हम महसूस कर सकते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कै बजे कोई चोट पहुंचाई गई है, निश्चित समय क्या है किसी व्यक्ति के मृत्यु का, और या फिर ये बताना हुआ कि किस समय किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ। भी कई बातें हैं जो न्यायालय निश्चित ही डिपेंड है न्याय शास्त्र में चिकित्सक के ऊपर, लेकिन वास्तव में ये बता पाना, निश्चित समय बता पाना इसका संभव नहीं है। लगभग बताया जा सकता है लेकिन निश्चित समय बताना संभव नहीं है। इन मामलों में वास्तव में जो व्यक्ति चोट खाया हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ साक्षी है इस बात का कि उसके साथ कै बजे ये घटना हुई है या किस टाइम यह घटना हुई है, वही श्रेष्ठ साक्षी माना जाता है इस बात का। इसमें डॉक्टर्स बहुत अहम रोल नहीं निभा पाते हैं। चिकित्सक जिसने शव परीक्षण किया है, मैंने आपको बताया कि उसको यह बात जरूर साबित करनी चाहिए कि चोटें किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से ये चोटें पहुंचाई जा सकती हैं, किस रीति से ये चोटें पहुंचाई जा सकती हैं, मृत्यु का कारण क्या है, इस बात को चिकित्सक को निश्चित रूप से बताना ही चाहिए न्यायालय पर कि मृत्यु किस कारण से। मानना चिकित्सक का यही है कि 1 से 1.5 घंटे में हाजमे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खाए गए भोजन पर भी यह डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, उसकी मात्रा पर यह निर्भर करता है कि वो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हम मांस का सेवन करते हैं भोजन में। अब आप या कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझा जा सकता है कि साधारण भोजन
दाल चावल सब्जी रोटी, इसको पचने से ज़्यादा समय मांस को हजम होने में लगता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है जो दाल चावल खाता है और जो मांस खाता है, वही व्यक्ति अगर मांस खाता है तो उसके डाइजेशन की प्रक्रिया लेट होगी, और अगर दाल चावल खाता है तो उसकी प्रक्रिया जल्दी होगी। मेडिकल साक्ष्य का मूल मुकदमे के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, इस माध्यम से इस बात को बताकर मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। कोई भी मेडिकल साक्ष्य का मूल्य केवल उतना है जितना कि वह मुकदमे की तथ्य और परिस्थितियों को साबित करने में काम आता है। मैंने बताया भी कि किसी व्यक्ति ने, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति ने देखा है कि भाले से किसी व्यक्ति को मारा गया है, और डॉक्टर उस घाव को देखकर बताता है कि भाले से उस व्यक्ति को मारा गया है, तो ये उसका सपोर्ट करता है और साक्ष्य में गया होगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इस बात को कि मेडिकल साक्ष्य का मूल्य मुकदमों के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें बलात्कार के मामलों की, तो बलात्कार के मामलों में जो परीक्षण होता है, आसिफिकेशन परीक्षण के आधार पर पीड़ित की आयु का अंदाजा लगाने के लिए दी गई जो विशेषज्ञों की राय है, उसकी कीमत जो होती है वो सलाहकारी कीमत होती है। पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था कि उम्र के बारे में चिकित्सक की राय सटीक नहीं हो सकती है, नहीं मानी जाती। कोई चिकित्सक किसी व्यक्ति को देखकर उसके निश्चित आयु का अनुमान नहीं लगा सकता कि निश्चित यह इतने ही वर्ष का व्यक्ति होगा। उसकी आयु में 1 से 2 साल का अंतर होगा। तो मैंने बताया आपको कि बलात्कार के मामलों में अक्सर इस बात का परीक्षण होता है कि व्यक्ति की उम्र क्या होगी। तो उस उम्र को केवल सलाहकारी साक्ष्य की कीमत में ही न्यायालय एक्सेप्ट करती है कि यह सलाह है डॉक्टर की, ना कि एग्जैक्ट यही है जो डॉक्टर बता रहा है उम्र के मामलों में। इस मामलों में इस तरह के जो मामले हैं, रेडियोलॉजिस्ट के साक्ष्य के बारे में हम बात करें, एक्सरे रिपोर्ट जो होती है उसको प्रमाणित करने के लिए न्यायालय पर रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। यह अब निर्धारित है कि आयु में किसी तरह से भी 2 वर्ष का अंतर हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया, अभी भी बताया और अभी भी बता रहा हूं। अगर रेडियोलॉजिस्ट से भी आप पूछेंगे कि क्या आप जिस बात को कह रहे हैं उम्र के बारे में सटीक बता रहे हैं, तो वो भी कहेगा कि नहीं, ये ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये इसमें 2 साल का अंतर हो सकता है, उम्र में 2 साल का अंतर हो सकता है। तो ये रेडियोलॉजिस्ट का अपना मत है। एक केस लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो रामस्वरूप वर्सेस यूपी स्टेट का मामला है, AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की। इसको हम पेज नंबर 715 पर देख सकते हैं, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक डॉक्टर की राय मृत्यु के समय के बारे में कभी भी निश्चित नहीं हो सकती है। हस्तलेख के बारे में अगर हम बात करें, राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं, हस्तलेख पहचानने वाले लोग, हस्तलेख के विशेषज्ञ जो होते हैं, इनकी राय सबसे कमजोर राय मानी जाती है। कम विश्वसनीय साक्ष्य का यदि कोई साक्षी है तो मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर के साक्ष्य से भी कमजोर साक्ष्य है हस्तलेख का। केस लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान कौर वर्सेस M केसमी के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हस्तलेख के विशेषज्ञ की राय सबसे कमजोर तथा सबसे कम विश्वसनीय साक्ष्य होते हैं। उंगली चिन्ह की अगर हम बात करें, अंगूठा निशानी की बात करें अगर हम, तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पूर्ण पहचान होती है, और किसी व्यक्ति की, पहली बात तो, दूसरी बात अंगुलियों के निशान कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। इस बात को हमें जानना चाहिए। बचपन से लेकर मृत्यु तक अंगुलियों के निशान कभी चेंज नहीं होते हैं। अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ के राय
हस्तलेख विशेषज्ञ की राय से उच्च माना जाता है हमेशा। अगर हम बात करें कुत्तों के द्वारा खोज की, अपराधों में जासूसी साक्ष्य में ग्रह है, पहले तो इसे हमें समझना होगा, और ये जासूसी कुत्तों द्वारा ही खोजकर की जाती है। अगर इस साक्ष्य के बल के बारे में बात करें हम, तो इस साक्ष्य का भी उतना बल नहीं है जितना बल चश्मदीद साक्ष्य। किसी व्यक्ति ने पूछा है कमेंट करके मेरी पिछली वीडियो में कि पदचिन्ह के बारे में सर क्या कहना है, पदचिन्ह किस प्रकार का साक्ष्य है, फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो मैं आपको बताता चलूं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इस बात को मुझसे पूछा। इस विषय में विशेषज्ञ का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। इस विषय में विज्ञान अभी अविकसित है। विज्ञान ने अभी इतना विकास नहीं किया है कि फुटप्रिंट से किसी व्यक्ति के पदचिन्ह लिप्तता के बारे में बता सके, निश्चित बता सके। इसलिए अभी फुटप्रिंट को न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करती है साक्ष्य के रूप में। तो इस विषय पे मैंने बताया कि विज्ञान अभी अविकसित है, काम चल रहे हैं। आने वाले कुछ समय में जब डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है कि फुटप्रिंट को भी न्यायालय एक्सेप्ट करने लगे साक्ष्य के रूप में, पर अभी इस समय यह एक्सेप्ट नहीं है। विसरा के बारे में हमने पढ़ा, विसरा प्रसव किया जाता है पोस्टमार्टम के बाद। जब किसी चीज की जानकारी नहीं हो पाती है तो विसरा के लिए भेजा जाता है। विसरा रसायन परीक्षण हेतु विसरा भेजा जाता है। पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर से अपेक्षा की जाती है कि वे विसरा रिपोर्ट के लिए जिन रसायनों को रसायन परीक्षण के लिए भेजें उनमें क्या क्या हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले विसरा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर जिसने परीक्षण किया है, जिसने मेडिकल किया है, मेडिकल ऑफिसर को आमाशय या पेट और उसकी अंतर वस्तुओं को भेजना, आंत या आंत की वस्तुओं को विसरा रिपोर्ट के लिए भेजना चाहिए। कम से कम एक वृक्क, जिसको कहते हैं गुर्दा, किडनी, कम से कम एक वृक्क को, एक गुर्दे को विसरा रिपोर्ट के लिए भेजना चाहिए चिकित्सक को। कम से कम एक पौड़, यकृत जिसे कहते हैं, जिसको जिगर कहते हैं आप सभी, या लीवर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसको पाउंड कहते हैं, यकृत। तो कम से कम एक यकृत जिगर को, लीवर को भेजना चाहिए। मूत्र यदि मूत्राशय में पाया जाए तो उसे विसरा रिपोर्ट के लिए भेजना चाहिए। जो 100 गाड़ दिए गए हैं, ज़्यादातर मामलों में तो नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में 100 को गाड़ दिया जाता है, ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो जिस 100 को गाड़ दिया जाता है, जो अधिक विघटित हो चुका 100 है, उसका बाल, केस और हेयर, केस, बाल, उसके बाल को भेजना चाहिए विसरा रिपोर्ट के लिए। उसके नाखून को भेजना चाहिए विसरा रिपोर्ट के लिए। उसकी हड्डियों का नमूना यदि हो तो उसको जरूर विसरा रिपोर्ट के लिए भेजने चाहिए, ऐसे 100 जो गाड़ दिए गए हों। 100 यदि गाड़ दिया गया है और उसको खोदा गया है तो उसके ऊपर की मिट्टी या उसके आसपास की मिट्टी भी विसरा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर को भेजनी चाहिए। महत्वपूर्ण है, एक अधिवक्ता का किरदार, एक यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम बात करें न्यायालय पर विशेषज्ञ की प्रति परीक्षा के बारे में, जीरा के बारे में, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें। मैं बहुत विस्तार से आपको इस चैनल पर ही कानून के बारे में और विधि न्याय शास्त्र के बारे में बताऊंगा। उनकी प्रति परीक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले पूरे केस की तैयारी करने की आवश्यकता है। पहले अगर हम बात करें तो चोटों के बारे में बात करें, चोटों के प्रकार के बारे में बात करें। चोटों के प्रकार के बारे में मैंने बताया कि हथियार के बारे में जिससे चोट पहुंचाई गई है
पूरी बात चिकित्सक से जानने का प्रयास करें। यदि चोट गोली द्वारा कारित की गई है तब के बारे में अगर मैं बताऊं, गोली यदि आर पार हो गई है, गोली किसी व्यक्ति को लगी है और वो आर पार हो गई है, शरीर के एक हिस्से से घुसकर दूसरे हिस्से से निकल गई है, तो वो 3 प्रकार की चोटें करती है गोली। एक प्रवेश घाव, वो घाव जिसमें से गोली शरीर में प्रवेश की है, अंदर गई है। दूसरा घाव निकास घाव है, जो बाहर की तरफ से जिस रास्ते से गोली शरीर से निकली हुई है। ये 2 घाव हो गए। तीसरा वो घाव है जो प्रवेश घाव और निकास घाव को जोड़ने वाला मार्ग है, जोड़ने के मार्ग का काम करता है। वो जोड़ने वाला मार्ग अगर तिरछा हो जाता है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। या गोली के बीच में आने वाले बाधा का कारण है। गोली के बीच में यदि कोई बाधा आ जाती है तो ऐसा हो जाता है, अन्यथा की स्थिति में मामलों में निकास घाव की अपेक्षा जो प्रवेश घाव है शरीर के निचले भाग में होता है, अर्थात जहां से गोली घुसेगी वो शरीर के निचले भाग में लगेगी और जहां से निकलेगी वो ऊपर होगा, थोड़ा वो पार्ट थोड़ा ऊपर होगा जहां से गोली निकली होगी। क्यों? क्योंकि गोली के बीच में एक बाधा कोई ना कोई आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस होता है, तो गोली तिरछी होके ऐसे घुस जाती है और जहां से घुसती है उसके ऊपर से निकल जाती है पीछे से। तो ये 3 प्रकार के घाव करती है। इन घाव के बारे में और विस्तार से आगे मैं बताऊंगा, फिगर के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से मैं आपको मेडिकल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूंगा कि क्या आपको जानना चाहिए वास्तव में एक क्रिमिनल लॉयर होने के लिए, या क्राइम से संबंधित जानकारी के लिए वास्तव में क्या आपको जानना चाहिए। ये मैं विस्तार से बताऊंगा आगे चल के। बस आप केवल मेरे साथ बने रहिए कि दूरी को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य और डॉक्टर के साक्ष्य से बहुत ही सावधानी के साथ साक्ष्यों को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत करवाया जा रहा है न्यायालय पे। पार्टी बंदी के कारण ये व्यक्ति यह साक्ष्य दे रहे हैं अथवा वे हितबद्ध साक्षी हैं, इसलिए न्यायालय पर साक्ष्य देने आए हैं। इस बात का भी हमें अभिलेख जो न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं पत्रावली में संलग्न सुथरे तरीके से करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी अधिक जानकारी के लिए मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से संबंधित इसके बारे में और कुछ अगर आपको जानना हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसकी वीडियो लेकर आऊँगा या फिर कमेंट में ही आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।